हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एएसआरबी ने वैकेंसी निकाली है सीएसआईआर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली है उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी बुक्स कहाँ से मिलेंगी, उसका मटेरियल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो, उसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो अकाउंट ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसमें आपका जो सिलेक्शन है 3 चरण में होगा। जो टायर 1 होगा उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 200 नंबर का। हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है किस तरह से उसका एग्जाम पैटर्न रहता है, वो देख सकते हो आप। तो ऑब्जेक्टिव जो पहला पेपर रहेगा हमारा 200 नंबर का, उसका जो सिलेबस है टायर 1 में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा। टायर 2 में जो 4 पेपर होंगे सब्जेक्टिव होंगे। आपका सिलेक्शन जो होगा टायर 2 के जो पेपर होंगे 4, उनके बेसिस पे प्लस इंटरव्यू के 100 नंबर जोड़ के 700 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। टायर 1 का जो पेपर है वो खाली आपका क्वालिफाइंग के लिए है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव की जो पेपर है उसमें जो 4 सेक्शन है ABCD, तो जो सेक्शन A है उसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज में क्या क्या आएंगे? करंट इवेंट फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो जो करंट इवेंट है 1 साल की वो आपकी इसमें आएंगी। दूसरा ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका मतलब ये है कि UPSC में जो आपकी हिस्ट्री होती है पूरी वो सारी आएगी। नेशनल मूवमेंट भी आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री आपको सारा पोर्शन करना है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी इसका मतलब ये हुआ तो आपको जो जियोग्राफी है वो भी तैयार करनी है, वो इंडिया की जियोग्राफी भी प्लस वर्ल्ड की जियोग्राफी भी, उसमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सारी तैयार करनी है। फिर बात करें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में कैसे है, पंचायती राज कैसे है, पब्लिक पॉलिसी कैसे है, राइट्स एंड इश्यूज़ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़। यानी पॉलिटिक्स जो इंडियन पॉलिटी है वो प्लस जितने अदर उससे रिलेटेड पार्ट हैं जैसे RTI एक्ट है और ये जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। फिर आता है हमारे पास इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। इसका मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। इकोनॉमिक्स और उससे डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा पोर्शन आपको करना है। फिर आता है एग्रीकल्चर एंड जियोकल्चरल डेवलपमेंट इशू। इसमें आपका क्या है? इसमें आपकी इकोनॉमिक्स से कुछ पोर्शन कवर होगा, कुछ जियोग्राफी से कवर होगा। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स, सोशल कन्फ्लिक्ट, ये आपके सोशल डेवलपमेंट होते हैं वो इसमें आएंगे। जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिक, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा। CSIR किस तरह से काम करता है, इसका फंक्शन किस तरह का है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये आपको पढ़ के जाना है कि इसका बॉस कौन है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। फिर जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। आज के जनरल साइंस तो आप कहीं से भी कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च में लेटेस्ट अपडेट क्या हुए हैं, ये आपका जो पोर्शन है इसमें आपका सेक्शन A कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में क्या है? इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के आपके क्वेश्चन आएंगे जो वो आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में क्या क्या है? लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसका मतलब आपकी दोनों ही रीजनिंग इसने कवर कर दी। कौन कौन सी? वर्बल, नॉन वर्बल, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक सीरीज। अब देखो इसने जो ये टॉपिक दे रखे हैं ये टॉपिक ही आपको करने हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। और वैसे इसमें इस टॉपिक में सारी रीजनिंग ही कवर हो जाती है, तो इससे बाहर के कोई टॉपिक है आप वो मत करना। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग का क्या है? जैसे जिस तरह से UPSC में आप देखते हो CSAT में कुछ डिसीजन मेकिंग आती है कि आप अगर इस पोस्ट पे हो, आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारे रीजनिंग का बात। रीजनिंग के बाद आती है हमारे पास सेक्शन जो C रहेगा, उसमें अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 50 नंबर के आएंगे। ये इसमें बेसिक न्यूमेरिसी जो इसमें क्या है? नंबर, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो इसने टॉपिक दिए हैं ये चैप्टर आप किसी बुक से यही चैप्टर करना है, इसके अलावा कोई और चैप्टर मत करना। मतलब इसमें बेसिक मैथ तो सारा आपका कवर हो जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा एफिशिएंसी, ये तो आपके दोनों पोर्शन में कवर होगी, मतलब रीजनिंग एज वेल एज अर्थमेटिक में। ठीक है जी।
तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई बुक बेसिक मैथमेटिक्स की लेके आते हो तो या फिर एडवांस की भी ले आते हो तो उसमें जो मेंसुरेशन से पहले तक का पोर्शन है वो सारा आपको करके देना है, ठीक है जी। फिर लैंग्वेज की बात करेंगे, आपको लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन में से क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश में से आप चूज कर सकते हो। क्या रहेगा, कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज, राइटिंग एबिलिटी, प्रेसिज राइटिंग, यूसेज ऑफ वोकैबुलरी और शॉर्ट एसे, ट्रांसलेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें ये चीज़ें आपकी रहेंगी, हिंदी इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हो अपनी मर्जी का। ये तो हो गए आपके 4 जो हमने डिस्कस किए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होगा। जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ये 200 नंबर आपका में से जितने नंबर आएंगे उसके बेसिस पे आपको टायर 2 या मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये खाली क्वालिफाइंग पेपर है, इसका फाइनल सिलेक्शन में आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे जैसे यूपीएससी में होता है। अब टायर 2 में भी आपके पेपर रहेंगे, वो 4 पेपर रहेंगे। टायर 2 में 4 पेपर कौन कौन से रहेंगे। अब यहाँ बात आती है, टायर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, टायर 2 में जो आपके चारों पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे। 150 नंबर के चारों पेपर होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, ठीक है जी। अकाउंट ऑफिसर के किस तरह के पेपर होंगे वो आगे हम देखेंगे। पहला जो पेपर है उसमें आएगा जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें क्या है, इंडियन कल्चर विल बी साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंडियन कल्चर की बुक पढ़नी है, जो भी आप नितिन सिंघानिया विज्ञानी NIOS की जो भी आपको मन करे आप उसमें से पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि आपको इंडियन कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर करना पड़ेगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री अबाउट द मिडल, जो मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 के बाद शुरू होती है उससे लेके प्रेजेंट डे से, इसमें जितनी मेन पर्सनालिटीज़ हैं वो सारी कवर करनी है। जैसे BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, ये जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं सारी आपको कवर करनी है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जितने वेरियस स्टेजेस पे आए हैं 1857 से लेके, और उसके बाद में 1757, फिर टीपू सुल्तान, और ये सारे जिन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो सारे आपको देखनी है पर्सनैलिटी के हिसाब से, स्टेजेस के हिसाब से। उसमें जो किसानों ने क्या किया, लेबरर ने क्या किया, जो लोग थे सोसाइटी के उन्होंने क्या अपना योगदान दिया, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कंसोलिडेशन किस तरह हुआ इंडिया का, फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया, देश के किस तरह से जोड़ा गया, रियासतें किस तरह से, वो पोर्शन कवर करना है। हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो 1857 के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो वर्ल्ड वार हुए, रेड रॉल फॉर द नेशनल बाउंड्री किस तरह से बनाई, जो कॉलोनी किस तरह से बनी, डी कॉलोनी किस तरह से हुए, पॉलिटिकल फिलोसफीज जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, किस तरह से इनके फॉर्म और इफेक्ट आए, कहाँ ये कंट्री थी, ये सारी करनी है। तो यहाँ पे बात आई वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या देखना है, 1818 मतलब जो 18वीं शताब्दी थी उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फिर मेन वर्ल्ड वार है, फिर उसके बाद जो कोलोनलाइजेशन किया गया वो किस तरह से, डीकोलोनाइजेशन किस तरह से किया गया, पॉलिटिकल फिलोसफी जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के फॉर्म आपको इसका देखना है। फिर आपकी इंडियन सोसाइटी किस तरह से डाइवर्सिटी, ये कल्चर में भी आ जाएगा ये वाला पोर्शन आपका। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन के रोल कहाँ पे, आज़ादी के टाइम पे भी, बाद में भी, आज के टाइम पे भी, पॉवर्टी के लिए क्या है, सोशल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम, ये आपका इकोनॉमी से कुछ पोर्शन कवर होगा, कुछ हिस्ट्री से कवर होगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये हिस्ट्री एज वेल एज इकोनॉमिक्स। साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, ये टोटली जियोग्राफी का है, जो वर्ल्ड जियोग्राफी 11th की आप पढ़ लेना NCERT। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, साउथ मेन है आपका इंडियन सब कंटिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, फिर उसके बाद वर्ल्ड में क्या आपके नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखना है इसमें, ठीक है जी। और फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, जो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी प्राइमरी में, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में आपकी सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आएंगी, टर्शियरी में आपका जो सर्विस सेक्टर है उसके से रिलेटेड टोटली ये वाला पोर्शन आपका कवर होगा। एक पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स से कवर होगा, एक जियोग्राफी से कवर होगा। इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेना एंड सच अर्थ, ये आपका टोटली जो फिजिकल जियोग्राफी है उससे कवर होगा। सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जियोग्राफिकल लोकेशंस चेंज इन, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर होगी। 150 नंबर के पेपर में आपका पहला ये कवर हो गया। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री था, कब जब
1981 से लेके 73 से लेके उसके बाद उसमें क्या क्या हमारे डेवलपमेंट हुए हिस्ट्री में, वे सारी चीज़ें आपको शुरू से करनी है। फिर 1935 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 1947 के बाद 1951, ये सारी चीज़ें 46, ये चीज़ें आपको देखनी है। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस परटेनिंग फेडरल स्ट्रक्चर एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सेपरेशन पावर किस तरह से होती है और उनका मैकेनिज्म क्या है, ये भी आपका पॉलिटी से एक और हो जाए। कंपेरिजन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदर कंट्रीज के साथ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप इसमें कवर करोगे, ठीक है जी। और उसके बाद पार्लियामेंट इंडिया का किस तरह से उसका पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कंडक्ट कैसे करते हैं बिजनेस, वो सारी चीज़ें। पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेचुटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कोसी जुडिशियल बॉडी। यानी मतलब कुल मिला के ये है पॉलिटी तो पूरी की पूरी ही आपकी कवर करेगी, और कुछ अदर पार्ट हैं जो हमें एडिशनल मिलते हैं, वो भी मार्केट में जो मिलते हैं वो भी आपको करने हैं उसके साथ। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इंटरवेंशन किस तरह से होता है ये, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, वेरियस ग्रुप, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर होंगी। वेलफेयर स्कीम क्या होता है, वल्नरेबल सेक्शन क्या होता है, और ये तो आपको इकोनॉमिक्स पॉलिटी दोनों से ही मिल जाएगा, ठीक है जी। उनकी प्रोटेक्शन क्या करती है, पीडीएस वगैरह, ये सारी चीज़ें। और इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल रिसोर्सेज, एंड इश्यू related to poverty and hunger, important aspect of governance, transparency and accountability। उसके बाद गवर्नेंस एंड एप्लीकेशन जो, और लिमिटेशंस एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये सारी एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च जो CSI और जो एग्रीकल्चर रिसर्च और है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ये 150 नंबर का पेपर सेकंड हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है 150 नंबर का पेपर थर्ड। उसमें क्या आएगा आपके एसए, 2 एसए रहेंगे। एसए में क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड टू राइट एसए ऑन करंट इंटरनेशनल, जो आपकी करंट की जो इवेंट है और जो करंट की नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट है उन पे ही आपका एसए आएगा। उसमें मल्टीपल टॉपिक रहेंगे, पार्ट 1 में भी 3-4 टॉपिक रहेंगे, पार्ट 2 में भी 3-4 टॉपिक रहेंगे, जैसे यूपीएससी में आते हैं सेम एज इट इज। वीमेन से रिलेटेड और सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड आपको ऐसे मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। आपको फिर उस हिसाब से, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता ही होगी। अब पेपर 4 में भी जैसे एथिक्स इंटीग्रिटी का पेपर रहता है, सेम एज इट इज इसका भी पेपर रहेगा। उसमें एथिक्स में आपके ह्यूमन इंटरफेयर है, जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेयर्स, एसेंस ऑफ डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन डायमेंशन, और एथिक्स आपके प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में क्या है, ह्यूमन वैल्यूज एंड लेसन्स, लाइव्स, टीचिंग एंड ग्रेट रिफॉर्मर्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें। एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। एप्टीट्यूड की फाउंडेशन कैसी है, सिविल सर्विसेज में आप जाते हैं तो मतलब एज इट इज़ सिविल सर्विसेज का जो एप्टीट्यूड का टेस्ट है सेम वही आपको इसमें देखना है। फिर हमारे पास केस, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ पे केस स्टडीज़ भी आएंगी। और अब हम बात कर लेते हैं जो डिटेल सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। अगर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव में सेक्शन A, B, C, D, इसमें सेम एज इट इज़ जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का देखा था सेम एज इट इज़ सिलेबस इसका भी रहेगा। अब हमारे पास आता है इसका जो पेपर मेन का जो पेपर है उसका जो सिलेबस है, जो पेपर जो 1 है इसमें उसका सिलेबस जिस तरह से उनका जो सिलेबस था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वही सिलेबस रहेगा। पेपर 2 का भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो सिलेबस था वही इसका रहेगा, ठीक है जी। पेपर 3 में जो इसका आगे सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन इसमें एक ऐसे लिखना है 100 नंबर का, वो भी नेशनल वही सेम एज इट इज, इसमें एक ऐसे हो जाएगा 100 नंबर का। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है पेपर 4। पेपर 4 आपका 200 नंबर का होगा। पेपर 4 में 200 नंबर में आपके कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है, आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करना है, कॉस्ट काउंटिंग करना है, उसके बाद आपको टैक्सेशन करनी है, ऑडिटिंग करनी है, और फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस करना है। फिर उसके बाद बिजनेस इंटरप्राइज करना है, बिजनेस प्रोग्रेस मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल मार्केट करनी है, अदर टॉपिक रिलेटेड टू सब्जेक्ट। अब हमारे पास बात आती है
सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें, अगर आप अकाउंट एंड फाइनेंस मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए देने जाते हो एग्जाम, तो उसके लिए आपको कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स देखनी है। कॉमर्स में क्या है, आपको अकाउंटिंग का पता होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग क्या होती है, मतलब जो बेसिक जो सब्जेक्ट है उनके मीनिंग क्या है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्या है, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में बिहेवियरल साइंस है, बिल्कुल ही आसान है ये तो, मतलब अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, रिसर्च डेवलपमेंट, ये जितने हम देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनसे रिलेटेड कुछ इन्होंने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप इसमें जैसे यहाँ राइट शेयर एम्प्लॉय के लिए, बाई बैक ऑफ शेयर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, ये तो जिसने भी कॉम किया सब ने सभी पता होगा उनको। कॉस्ट काउंटिंग में भी वही मीनिंग ऑफ कॉस्ट काउंटिंग, कॉस्ट उसकी मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद सीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन, ये तो मतलब ये भी सही है। टैक्सेशन में कहाँ तक दे रखा है इन्होंने, टैक्स की अगर हम बात करें तो आपको ग्रॉस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद जो लॉसेज होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किस तरह से करते हैं, एटीसी में जो 80 में जो डिडक्शंस मिलती है वो, फिर साइलेंट फीचर ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, ये तो वैसे वैट की जगह पे इनको जीएसटी लिखना चाहिए था, अब तो जीएसटी आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप जीएसटी तैयार करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑडिटिंग वही है, ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट करते हैं, अगर आप बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल सोसाइटी के लिए, ये भी अच्छा है। ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं ये आपको देख के जानी है। इंडिया में बिजनेस की फाउंडेशन किस तरह से हुई, सर्विस में, मैन्युफैक्चर में, बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बिजनेस जो बिजनेस इंटरप्राइजेज होता है उसका मतलब जो सोल इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, 1% कंपनी क्या है, जॉइंट कंपनी क्या है, ये मतलब बेसिक मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जॉइंट कंपनी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का, ये सारे आपको, अगर किसी को इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सिलेबस या कोई बुक्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, और अगर और कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्रोसेस मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग रहता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और बेसिक कंसीडरेशन, डिपार्टमेंटल फंक्शनल मैट्रिक्स, ये आपका नीड हायरार्की, इसमें थोड़ा सा आपका वो भी आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट में, जैसे जो रिविंडो वाला हो गया, थ्योरीज हैं इसमें बेसिकली मोटिवेशन की और लीडरशिप की, ये सब वाली थी। फिर आता है इंस्टीट्यूशन, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। अगर आप प्री की तैयारी करते हो तो फाइनेंशियल मार्केट, तो ओबियसली आप मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, बैंक क्या है, रिफॉर्म किस तरह से, मॉनेटरी पॉलिसी, तो 200 नंबर का आपका ये आता है। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आप आरबीआई ग्रुप बी की तैयारी करते हो तो भी ये इतना ही अच्छा है। अगर आप ईपीएफओ के अकाउंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को भर के चलना, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अक्टूबर में इसका प्री होना, उसके बाद आपका मेन होना, दोनों जॉब अच्छी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों।